नमस्कार, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉयर कॉलेज चूरू, सभी एमकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में जो कि पर्ट एंड सीपीएम से रिलेटेड है, इसका पार्ट 2 जो है वो आज हम देखते हैं। इसके अंदर अपने को क्रिटिकल पाथ का निर्धारण करने की बातें सीखनी है कि क्रिटिकल पाथ क्या होता है और इसकी जो अवधि है उसका अपन निर्धारण किस तरीके से करते हैं। एक्चुअल में पीछे भी अपन ने देखा था पिछले वीडियो में कि चरम पथ जो होता है, क्रिटिकल पाथ, वो वास्तव में एक परियोजना की अवधि होती है जो कि हम निर्धारित करते हैं, और जो तंत्र चित्र बनाते हैं उस तंत्र चित्र बनाने में जो तंत्र चित्र बनाते समय जिस रास्ते में आने वाली सभी क्रियाएं महत्वपूर्ण क्रियाएं हों और जिनको किसी निर्धारित, उनके लिए जो निर्धारित अवधि है उसके अंदर उनको पूरा करना अनिवार्य हो, अगर उनमें से किसी एक भी क्रिया में अगर निर्धारित अपन ने किया उससे अगर समय ज्यादा लग गया तो जो हमने सोचा था कि परियोजना इतने दिन में पूरी हो जाएगी वो वास्तव में पूरी नहीं होगी। तो इसका नाम ही क्रिटिकल एक्टिविटी है, जिसको हम क्रांतिक क्रियाएं कहते हैं। तो क्रांतिक क्रियाएं जिस पथ में आती है वो क्रांतिक पथ होता है और उसी का नाम चरम पथ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जिस रास्ते में होती हैं वह रास्ता क्रांतिक पथ होता है, चरम पथ होता है। तो इस चरम पथ का हम निर्धारण कैसे करेंगे कि ये चरम पथ है। एक्चुअल में होता यह है कि किसी भी प्रारंभिक घटना से लेकर जब हम डायग्राम बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो इनिशियल इवेंट से लेकर के जो लास्ट इवेंट तक जब आप जाते हैं तो आपके हो सकता है कि एक से अधिक कई रास्ते बनते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 10 तक रास्ते हो सकते हैं जो वहां तक पहुंचने की। लेकिन अब कौन से रास्ते से जाया जाए या उनमें से कौन सा रास्ता चरम पथ होगा, ये इंपॉर्टेंट बात होती है निर्धारित करने के लिए। कि अब हमारे सामने हमने तंत्र चित्र बनाया, राइट। तंत्र चित्र जब बनाया तो हमने प्रत्येक एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन भी हमने लिख दिया उसके ऊपर कि भाई जो विभिन्न जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के हमने कितने समय लगेगा, ये समय का अनुमान लगा करके वो भी लिख दिया। अब हमारे सामने टारगेट आता है कि जब हमने समय का अनुमान लगा करके वो समय लिख दिए तो फिर हमने जो देखा कि उस चित्र के अंदर शुरू की घटना से लेकर अंत की घटना तक जाने के अनेकों रास्ते हो गए। अब उनमें से वो कौन सा रास्ता है जिस रास्ते पर चल करके परियोजना को हम सही समय पर पूरा कर पाएंगे और वो ही समय हमारे लिए परियोजना की अवधि का निर्धारण करेगा। वो समय कौन सा है जो कि परियोजना की अवधि का निर्धारण करेगा, उसी को हम क्रांतिक पथ या चरम पथ कहते हैं। अब उस अवधि का निर्धारण करने के लिए हमें ये तो अभी पता नहीं है कि कौन सी क्रिया क्रांतिक क्रिया है, क्योंकि जब चित्र बनाते हैं तो घटनाओं और क्रियाओं को लिख दिया जाता है और चित्र बन जाता है, उसके समय लिख देते हैं। लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि कौन सी उनमें से क्रिया क्रांतिक है और कौन सी अक्रांतिक है। तो फिर क्या होगा, जब विभिन्न रास्ते बनेंगे उनमें से क्रांतिक पथ का पता लगाने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है, उसको हम गणनात्मक विधि कहते हैं, और वो गणनात्मक विधि जो होती है उस विधि के अंतर्गत क्रांतिक पथ का निर्धारण करने के लिए बहुत सीधा तरीका होता है कि हम जितने रास्ते बनते हैं उन रास्तों को लिख लेते हैं। जैसे 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 हो सकते हैं, फिर 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 हो सकते हैं, फिर 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 हो सकते हैं। ऐसे कई तरीके से रास्ते आप देखने से पता लग जाता है आराम से कि भाई ये रास्ता है, शुरू से लेकर लास्ट तक जा रहा है। तो उन सभी रास्तों को हम लिख लेते हैं कि कौन से रास्ते हैं, यानी पथ लिख लेते हैं,
और उन पथों में आने वाली क्रियाओं के समयों को जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से हर पथ की अवधि आ जाती है, हर पथ की अवधि आ जाती है, और जिस पथ की अवधि सबसे ज्यादा होती है उस पथ को हम क्रांतिक पथ कह देंगे, नहीं चरम पथ कहलाएगा। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, इसके अंदर देखिए 3 पथ बने, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, 1 3 4 5, ये 3 पथ बने, और इन तीनों पथों की जो अवधि आई वो 42 दिन, 46 दिन और 41 दिन आई। तो अब यहां पर चरम पथ या क्रांतिक पथ कौन सा हुआ? पथ नंबर 2, ये क्रांतिक पथ कहलाएगा। और इस पथ के अंदर जो आने वाली क्रियाएं हैं उनको हम क्रांतिक क्रियाएं यानी क्रिटिकल एक्टिविटी कहेंगे, जो कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 ये क्रियाएं क्रांतिक क्रियाएं हैं। तो ये जस्ट वेरी सिंपल मेथड, हम सीधा सीधा चित्र बनाते हैं ढंग से, और फिर जो एरो लगे हुए हैं उन एरो को बढ़ते हुए हम विभिन्न रास्ते देख लेते हैं, और इनमें से सबसे लंबे लंबे पथ का मतलब यहां की अवधि से है, लंबाई से नहीं। तो इसको हम क्रांतिक पथ या चरम पथ का निर्धारण इस तरीके से कर लेते हैं। दूसरा जो मेथड है इसको कैलकुलेट करने का वो है एनालिटिकल मेथड, जिसको हम विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। इस में कई बार क्या समस्या आती है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे रास्ते बने, बहुत बड़ी परियोजना है। अब बहुत बड़ी परियोजना है तो उसके बहुत से रास्तों को जोड़ जोड़ के लिखना पड़ेगा। तो हमें ऐसा लिखने की जरूरत है नहीं, अलग अलग रास्तों को लिखना और फिर उनकी अवधियों को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंदर जो घटनाएं होती हैं ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। घटनाएं जैसे गोले में लिखी हुई हैं और तीर के द्वारा क्रियाएं लिखी हुई हैं। जैसे 1 से 2 क्रिया है तो उसके अंदर घटना नंबर 1 और घटना नंबर 2 है। तो विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है? विश्लेषणात्मक विधि के अंतर्गत प्रत्येक घटना के शीघ्र से शीघ्र घटित होने और प्रत्येक घटना के देर से घटित होने की जो है ये इसको विलंबित समापन या अंतिम स्वीकार्य तिथि की गणना की जाती है। यानी वो प्रत्येक घटना यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है विश्लेषणात्मक विधि में। तो हम क्या करते हैं, हर घटना के शीघ्र से शीघ्र घटित होने और उसके विलंबित समापन या हम कह सकते हैं कि अंतिम स्वीकार्य तिथि की गणना करते हैं। किसी भी घटना के शीघ्र से शीघ्र घटित होने का समय का मतलब है कि वो कितनी जल्दी से जल्दी वो घटना घटित हो सकती है या घटना पूरी हो सकती है। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि आपको ध्यान रखना है कि किसी भी घटना के घटित होने का समय और किसी क्रिया के शीघ्र प्रारंभ करने का समय दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम होते हैं। यानी चूंकि जैसे क्रिया नंबर मान लीजिए 1 से 2 है, क्रिया नंबर 1 से 2 है तो उसकी घटना तो प्रारंभिक घटना तो उसकी 1 हुई। तो इस 1 नंबर घटना के घटित होने की जो अवधि होती है वही अवधि क्रिया नंबर 1 से 2 के प्रारंभ की होती है। बिल्कुल पक्का है, क्योंकि 1 से प्रारंभ होगी और 1 पर घटित हुई वही तो 1 पर प्रारंभ होगी। तो इसलिए उस घटना के घटित होने का समय और उस घटना से शुरू होने वाली क्रिया का शुरू होने का समय ये एक ही होते हैं। तो ये एक इसमें ध्यान रखने की बात है। तो अब हम विश्लेषणात्मक विधि से चरम पथ का निर्धारण करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम 2 चीजें कैलकुलेट करते हैं हर घटना की। पहला काम आपका होता है घटना के शीघ्र से शीघ्र घटित होने का समय, जिसको EI से व्यक्त करते हैं। I का मतलब यहां पर होता है कि जो कोई भी क्रिया है उसकी जो प्रारंभिक घटना होती है, जैसे 1 से 2 क्रिया है तो उसके अंदर घटना I कौन सी होगी 1 और घटना J कौन सी होगी 2। तो हम यहां कह सकते हैं कि कोई भी घटना है तो वो घटना को हम यहां पर जैसे कोई भी I घटना है तो EI अपन कहेंगे। तो उस घटना कोई भी पर्टिकुलर घटना होती है उस घटना के शीघ्र से शीघ्र घटित होने का समय हमेशा क्या होता है,
शीघ्र से शीघ्र घटित होने का समय उस घटना तक पहुंचने वाले सबसे लंबी अवधि के पथ का जो अवधि होती है वही उस घटना की शीघ्र घटित होने का समय होता है, और इसको हम ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसको हम फॉरवर्ड पास मेथड भी कहते हैं, और यही किसी उस क्रिया के शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ का समय होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया। जैसे हम कहते हैं कि उपयुक्त उदाहरण जो है उसके अंदर अपन क्या किया कि जो 1 नंबर घटना है जिसको हम E1 कहते हैं, एक नंबर घटना का शीघ्र से शीघ्र घटित होने का समय E1 कहलाएगा। और E1 की जो गणना है वो हम कैसे करेंगे, क्योंकि घटना नंबर 1 है वो शुरुआत में है, तो उसमें तो कोई समय लगता ही नहीं ना, तो इसलिए 0 हो गया, तो E1 तो 0 हो गया। अब E2 क्या होगा, 2 नंबर तक पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं उनको जोड़ लो, तो एक ही रास्ता है, तो अब पीछे वाले E में यानी 0 में 20 जोड़ दिया तो 20 आ गया। अब जैसे अपन आते हैं 3 नंबर घटना पर। 3 नंबर घटना में आप देखिए 2 रास्ते आ रहे हैं 3 नंबर में, एक तो आ रहा है 1 2 3 और एक आ रहा है 1 से 3। तो अब यहां पर 3 नंबर घटना तक पहुंचने के लिए 3 से पहले वाली घटना देख लो, पहले वाली 2 थी, तो 2 का जो वैल्यू थी वो 20 थी, उसमें 2 से 3 वाला 10 जोड़ देंगे, तो 20 और 10 कितना बना, 30। फिर इधर भी देखेंगे अपन, इधर 1 से 3 में 0 था 1 नंबर में, और उसमें 25 जोड़ेंगे तो बनेगा 25, यानी 3 तक आने के लिए 2 रास्ते थे। तो 3 से तुरंत पहले वाली जो घटना की जो ई है उसमें वो अवधि जोड़ दो, बस अब इतना सा काम करना है। जैसे 20 में 10 जोड़ा तो 30 बना, और 0 में 25 जोड़ा तो 25 जोड़ा। अब इसमें जो ज्यादा वाला वो लेते हैं, तो 3 का E3 की वैल्यू आ गई 30। अब जैसे E4 पर आते हैं अपन, तो E4 के अंदर एक ही रास्ता आ रहा है, वो 3 से आ रहा है, तो 3 का E3 था 30 में 6 जोड़ा तो गया 36। और फिर 5 नंबर पर अपन आते हैं, तो 36 और 10 46 हो गए। इस तरीके से हम सभी घटनाओं के शीघ्र से शीघ्र घटित होने का समय ज्ञात कर लेते हैं। राइट, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक तो बात इसमें हो गई ये। अब अपन दूसरी बात लिखते हैं कि घटना के घटने का विलंबित समय या घटना के घटित होने की अंतिम स्वीकार्य तिथि या घटना पर समाप्त होने वाली क्रिया के पूरा होने की जो विलंबित स्वीकार्य तिथि है वो क्या होगी। तो अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि घटना के शीघ्र से शीघ्र घटित होने का समय किसी क्रिया के शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ होने का समय होता है, तो यही बात यहां पर अंत में लागू होती है कि अंतिम स्वीकार्य तिथि जब होती है वो किसी भी घटना के घटने का जो विलंबित समय होता है, यानी एक तो जैसे किसी घटना के शीघ्र से शीघ्र घटित होने का समय हुआ, और एक किसी घटना के घटने के विलंबित समय हुआ, या घटना के घटित होने की अंतिम स्वीकार्य तिथि या घटना क्रिया के पूरा होने की विलंबित स्वीकार्य तिथि। तो ऐसी स्थिति के अंदर अपन जब लेते हैं तो उसको हम L से व्यक्त करते हैं। जैसे आप L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 ये करते हैं। तो इसकी जो गणना होती है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये हम उल्टे तरीके से चलते हैं। जैसे उसमें था कि फॉरवर्ड जो है वो मेथड अपन ने काम में लिया था, फॉरवर्ड पास मेथड, इसमें बैकवर्ड पास मेथड करते हैं। और बैकवर्ड पास मेथड के अंदर करने के लिए क्या करेंगे कि जो अंतिम जो घटना होती है उसकी जो अवधि होती है वो तो सेम होगी E और L। तो जैसे E मान लीजिए 46 है तो L भी 46 ही होगा। अब अपने उल्टे तरीके से चलना है, यानी अंतिम स्वीकार्य तिथि या किसी भी घटना के देर से समाप्त होने की जब अपन तिथि कैलकुलेट करते हैं तो हम लास्ट से चलते हैं, और जब किसी घटना के शीघ्र घटित होने की यानी ई का कैलकुलेट करते हैं तो अपन फर्स्ट टू लास्ट चलते हैं। तो जब रिवर्स चलेंगे तो सबसे पहले L6 का कैलकुलेशन किया, जैसे तो L6 का तो 46 है तो 46 लिख देंगे।
इसके क्योंकि E5 और L5 बराबर होंगे तो L6 लिख देंगे। इसके बाद में अपन आते हैं 5 पर। तो हमें अब इसमें उल्टे चलेंगे तब क्या करना पड़ता है, माइनस करते जाना है, माइनस करते जाना है। लेकिन यदि किसी क्रिया से दो क्रियाएं निकली हुई होती हैं तो फिर जब हम माइनस करेंगे तो दोनों रास्तों से माइनस करेंगे और फिर जिसमें कम होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे L5 अपने कैलकुलेट किया, L4 में के लिए L5 में से 10 माइनस कर दिया तो 36 आ गया। L3 के अंदर अपने L4 माइनस में से 6 माइनस किया तो L3 आ गया 30 दिन। अब L2 में प्रॉब्लम है। L2 के अंदर क्या है, एक तो L3 में जा रही है 2 से और एक L4 में जा रही है। एक L3 में जा रही थी और एक L4 में जा रही है। तो L2 का जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक L3 में से माइनस करेंगे 10 और L4 में से माइनस करेंगे 12। तो ऐसी स्थिति में दो मान आए अपने के लिए, L2 के लिए 20 और 24। तो उसमें जो कम वाला है वो हम लेंगे, यानी न्यूनतम वाला लेंगे। तो ये ध्यान रखना, बैकवर्ड में अपन L में से माइनस करते जाते हैं, कम वाला लेते हैं। जब फॉरवर्ड में चलते हैं तो हम जोड़ते जाते हैं और ऐसी स्थिति में जो ज्यादा वाला होता है उसको हम लेते हैं अगर एक में ज्यादा क्रियाएं आ रही हैं। और अगर इसमें एक से किसी एक से अधिक क्रियाएं निकल रही हैं तो फिर अपन कम वाला लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है इसका। तो उल्टे चल रहे हैं तो माइनस करते चलेंगे और सीधे चलेंगे तो जोड़ते चलेंगे। इसी तरीके से फिर L1 निकालेंगे तो L1 में भी क्या था, एक तो L1 से 3 पर गया था, एक 1 से 2 पर गया था। तो एक तो 2 में से माइनस कर देंगे, एक 3 में से माइनस कर देंगे। तो 0 और 5 आया, कम वाला 0 है तो इसलिए L1 का वैल्यू 0 लेंगे अपन। तो इस तरीके से हम सारे L की वैल्यूज निकाल ली। तो देखिए, आप ध्यान से देखेंगे, चित्र आपके सामने है। E सभी प्रकार के E कैलकुलेट हो गए और सारे के सारे L कैलकुलेट हो गए। यानी यहां पर विश्लेषणात्मक विधि में इवेंट्स इंपॉर्टेंट हुई, घटनाओं को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं। और घटनाओं का इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई कि अब जब घटनाओं को देख करके आप सभी रास्तों में से चरम पथ का चुनाव बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसका क्या नियम है, जब आपके सामने ऐसा चित्र बना हुआ है जिसमें E और L कैलकुलेट किए हुए हैं तो जिस जिस घटना के E और L समान हैं उन सभी घटनाओं को आप देखिए और उनको जोड़ते चलिए। जैसे घटना नंबर 1, वो कोई घटना छूट नहीं जानी चाहिए जो जिसमें E और L इक्वल है। घटना नंबर 1 का 0 है तो 1, फिर घटना नंबर 2, घटना नंबर 3, घटना नंबर 4 और 5, यानी 1 2 3 4 5 ये सब के सब इक्वल हैं, इसलिए इनको जोड़ते हुए यानी 1 2 3 4 5 ये क्रांतिक पथ हो गया, ये क्रांतिक पथ हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान रखने की है कि जैसे आप कह सकते थे कि भी 1 3 4 5 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में 2 पीछे रह गया तो कोई छूटना नहीं चाहिए जिसमें बराबर है। तो 2 नंबर घटना के अंदर दोनों बराबर थे इसलिए उसको लेना जरूरी हो गया। तो 1 2 3 4 5 ये जो घटनाएं हैं उनको जब हमने जोड़ा तो वो सब क्रियाएं इसके अंदर आ गई और एक क्रांतिक पथ बन गया जिसकी लंबाई 46 दिन आएगी। और इस पथ में आने वाली सभी क्रियाएं क्रांतिक क्रियाएं कहलाएंगी। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। तो ये चरम पथ का निर्धारण करने का तरीका है। और ऐसी स्थिति में परियोजना की अवधि 46 डेज आएगी। तो इस तरीके से हम ये क्रांतिक पथ का निर्धारण करते हैं विश्लेषणात्मक विधि से, जिसमें आपको अलग अलग रास्ते लिखने की आवश्यकता नहीं होती, केवल और केवल आपको E और L कैलकुलेट करने होते हैं प्रत्येक घटना का, और फिर उनको सबको जब जोड़ते हैं तो क्रांतिक पथ का निर्माण हो जाता है। ये जो E और L अपने कैलकुलेट किए हैं ये विश्लेषणात्मक विधि है जिससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन और मिलती हैं आगे,
जब आगे अब हम देखेंगे ढील की अवधि का कैलकुलेशन करना होता है कि कौन सी क्रिया में समय है वो उपलब्ध है हमारे सामने, ढील हम दे करके, और उसको हम अगर कुछ समय देर से भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपनी जो परियोजना की अवधि पर। तो वो सब चीजें जब हम कैलकुलेट करने चाहते हैं तब ऐसी स्थिति में इन ई और एल की कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए विश्लेषणात्मक विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि होती है, जिसके हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उससे जो है वो कई चीजें आसान हो जाती हैं, आगे की कैलकुलेशन में बहुत काम आती हैं। तो आज के लिए तो अपने इतना ही, हमें पता दोनों तरीके से होना चाहिए। विश्लेषणात्मक विधि में ई और एल होता है और उसके अंदर सीधे सीधे रास्ते लिखते हैं और मैक्सिमम अवधि वाले रास्ते को हम चरम पथ का नाम दे देते हैं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, नमस्कार।